तो दिखा दूँ तुम लोगों को, क्या नाम है, इस वो समरी दिखा दूँ बच्चे की? वो कहाँ चले गई समरी यार? चलो मैं देखता हूँ, मैंने कहीं वो भी समरी दिखाता हूँ तुम्हें। तो मुझे बताएं, ये इसको नोट कर लें यार, ये इंडायरेक्ट हेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पेपर में आइडेंटिफाई कैसे होगा वो भी बता दिया, और 3 जगह चेंजेस आएंगे आपके सामने स्क्रीन पे है यार। चलो माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट, बस दुआ में याद रख लेना भाई मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। अभी आ जाओ जरा, मैं समरी दिखाता हूँ उस बच्चे की। कहाँ गई समरी? 1 मिनट यार, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ अपने पास। ये भाई डाउनलोड हो रही है, हो गई भाई, क्या बात है। अच्छा ये देखना जरा यार प्लीज, इस बच्चे की समरी को गौर से। नजर आ रहा है भाई? ये मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, मसला नहीं। अच्छा ये समरी देख लो यार थोड़ी सी, इसने बंदे ने, ये जैन अली है, ऑडिट एसोसिएट है पार्कर रसल में, अच्छे बंदे को यार अप्रिशिएट करना चाहिए। हम नाम छुपा के क्या कर लेंगे यार? नहीं भाई जैन आपने बहुत अच्छा काम किया है, मोहम्मद फैसल भी इनके साथ होते हैं, टैक्स एसोसिएट हैं वो जी, दोनों ऑडिट और टैक्स के लोगों ने, पार्कर रसल के माशाल्लाह बच्चों ने जो है अच्छा काम किया है। ये रूल याद आ रहा है जल्दी जल्दी से, बस कल की क्लास को भी एक दफा जल्दी से देख लेते हैं, ये रूल ये जहन में है आप लोगों के? ठीक है जी। या क्या कहते हैं, पे मोर रिसीव लेस, सही है, जल्दी जल्दी से बस गो थ्रू करेंगे समरी को, और रेलिवेंट पे पाएंगे, फिर हम आगे ऑप्शन पे चले जाएंगे, ठीक है। और इफेक्टिव रेट यार बता देता हूँ, इफेक्टिव रेट बता देता हूँ, 1 मिनट रुक जाए। अच्छा रिमाल आपने याद दिलाया, इधर समरी से निकल के फिर मैं इफेक्टिव रेट बता देता हूँ, फिर ये खत्म हो जाएगा। अच्छा ये पे मोर है, मल्टीप्लाई विद हायर रेट डिवाइड बाय स्मॉलर रेट, रिसीव लेस है, मल्टीप्लाई विद स्मॉलर रेट डिवाइड बाय हायर रेट। फॉरवर्ड ऑफ डिस्काउंट का प्रीमियम और डिस्काउंट का ट्रीटमेंट सेम होगा, ये जैन को बात समझ आ गई और आपको भी समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, पे मोर है, मल्टीप्लाई केस है ऐड कर दो, पे मोर है, डिवाइड का केस है लेस कर दो, रिसीव लेस है, मल्टीप्लाई केस है लेस कर दो, रिसीव लेस है, डिवाइड का केस है ऐड कर दो। ठीक है, ये बात भी हमने कल लॉजिकली कर ली, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ये सारी फीचर लॉजिक पे बेस करती हैं। मनी मार्केट हेजिंग में क्या करना होता है, इन्होंने पेरेंट वैल्यू लिखा है, मैं इनके पेरेंट वैल्यू के टर्म से इख्तिलाफ करूंगा, तो पेरेंट वैल्यू नहीं कहना चाहिए क्योंकि डिस्काउंटिंग नहीं होती है, मगर बहरहाल सही है कि एक हम पेमेंट होती है तो हम डिपॉजिट अमाउंट निकालते हैं उस डिपॉजिट रेट के हिसाब से, जो कि थोड़ा कम होता है, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं लोकल करेंसी में, क्योंकि ट्रांसफर करना होता है। इन्होंने और शॉर्ट कर दिया, हमने 5 स्टेप करते हैं, इन्होंने 3 कर दिए। हेज डेट का स्पॉट रेट, हेज डेट का स्पॉट रेट, स्पॉट पे कन्वर्जन होती है। हायर रेट इसलिए लिखा चाहिए, हायर रेट की जगह इनको लिखना चाहिए पे मोर वाला रेट। ठीक है, बट खैर एक वो बात ही समझ में आ रहा है, समरी इसी इतना ही होती है। फ्यूचर वैल्यू बाय यूजिंग लोकल करेंसी बोरोइंग रेट, लोकल में बोरो करना था तो फिर बोरोइंग में इंटरेस्ट ऐड करना होगा, इन्होंने इसको भी थोड़ा सा श्रिंक कर दिया। फॉरेन करेंसी रिसीट्स अगेन ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। फ्यूचर को जल्दी से देख लेते हैं, हेज स्ट्रेटजी बाय नाउ सेल लेटर पेमेंट के केस में, चॉइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उस मंथ का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, यहाँ उस मंथ का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे जो एट ट्रांजेक्शन डेट हो और जस्ट आफ्टर ट्रांजेक्शन डेट हो, उर्दू और इंग्लिश का मिक्सचर है जी। ठीक है, चॉइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसको डिवाइड कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट साइज से। गेन और लॉस ऑन फ्यूचर के लिए ऑलरेडी परचेज ऑन हेज डेट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू फ्यूचर प्राइस एट हेज डेट, हेज डेट ऑलरेडी परचेज में हम हेज डेट वाली प्राइस लेंगे फ्यूचर की, और लेटर पे, सेल लेटर पे कौन सी डेट लेंगे, सेल लेटर पे हम फ्यूचर रेट लेंगे एट ट्रांजेक्शन डेट। ठीक है जी, ये केस 1 है इनका। अच्छा केस 2 क्या था? केस, अच्छा फिर गेन और लॉस स्पॉट निकाल लें, एक्चुअल पेमेंट कुड हैव बीन पेड, ये बातें मैंने आज भी रिकॉल करा दी। नेट कॉस्ट निकाल लें, हेज एफिशिएंसी जरूरत हो तो निकालिएगा, नहीं निकालिएगा। इनडायरेक्ट हेजिंग देख लें, जल्दी से देख लें, ये रेड से इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, बहुत प्यारा काम किया है। हेज स्ट्रेटजी चेंज हो गई है, पेमेंट में बाय नाउ सेल लेटर होता है, वैसे 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 बाय नाउ सेल लेटर होता है, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया जी सेल नाउ बाय लेटर। इनडायरेक्ट हेजिंग अप्लाई होगी जब कॉन्ट्रैक्ट साइज होम करेंसी में गिवन होगा। ठीक है, ये इन्होंने कुछ बात इन्होंने अलग से लिख दी है कि यार एक आइडेंटिफिकेशन ये भी होती है, और भी एक आइडेंटिफिकेशन, वैसे तो आप वहीं से आइडेंटिफाई कर सकते हो सवाल पढ़ते हुए, मगर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालते हुए आपको ज्यादा अच्छा आइडेंटिफाई होगा। चॉइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वही है जी, उसी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे जो ट्रांजेक्शन मंथ होगा या उसके बाद वाला होगा। ठीक है, अब जो पेमेंट करनी है फॉरेन करेंसी में और कॉन्ट्रैक्ट साइज होम करेंसी में, इसलिए एफसीपी को होम करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा बाय यूजिंग फ्यूचर प्राइस ऑफ हेज डेट। ये देखें रेट से इसने लिख दिया। ठीक है, ये बात समझ आ रही है, समरी क्लियर हो रही है? ठीक है। अच्छा कन्वर्जन होगी इनटू लोकल करेंसी एंड देन कैलकुलेट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, गेन और लॉस ऑन फ्यूचर में ऑलरेडी सोल्ड आएगा, उल्टा पुल्टा हो गया है, रेड से इन्होंने हाईलाइट कर दिया, ऑलरेडी सोल्ड आ जाएगा। ठीक है जी, परचेज लेटर आ जाएगा, अगेन वो भी पुरानी बातें हैं। गेन आ जाएगा, अब इस गेन को क्या करना पड़ेगा, ये गेन आएगा फॉरेन करेंसी में आएगा, इन्होंने बात कर दी फॉरेन करेंसी में आएगा, उसे होम करेंसी में कन्वर्ट कीजिएगा। कैसे कीजिएगा? यूजिंग स्पॉट रेट ऑफ ट्रांजेक्शन। लॉजिक समझ आ रही है ना, कि अब हम एक्चुअल गेन लेके बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं तो गेन है तो रिसीव लेस, और अगर लॉस है तो पे मोर, मगर ये स्पॉट रेट पे होगा।
ठीक है जी। अब आगे रहा गेन आएगा तो इफ केस ऑफ डिवाइड केस फॉर कन्वर्जन तो हायर रेट यूज करिएगा। ठीक है, और अगर लॉस आएगा तो उस केस में छोटे से डिवाइड करिएगा। मल्टीप्लाई होगा तो अपोजिट कर देंगे, ये इन्होंने बातें लिखी। बहुत अच्छा, मैं कहूंगा यार, इस जो नाजुक पॉइंट होते हैं ना, नाजुक पॉइंट होते हैं, उन पे इन्होंने काफी, जिसे कहते हैं ना कि फोकस किया हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद गेन लॉस ऑन स्पॉट में एक्चुअल पेमेंट पेमेंट क्योंकि स्पॉट मार्केट में आके फिर असल हालत में वापस आ जाएंगे। ये देखें क्या बात लिखी प्यारे भाई में। मेरे पास ये पेन चल नहीं रहा अभी फिलहाल यहाँ पे, इस वाले डॉक्यूमेंट में ये देख रहे हैं कि स्पॉट मार्केट में आके फिर आप असल हालत में वापस आ जाएंगे। ठीक है ना। और वही वाली बात, मुझे जैसा बंदा जो हेजिंग को नहीं मानता उसके लिए तो पेमेंट नहीं था, नेट कॉस्ट निकाल लेंगे और हेज एफिशिएंसी नेवरो टू निकाल लेंगे। कितनी जबरदस्त बात कर दी है। ठीक है जी, क्लियर है बात हमें, इज दिस फाइन। अच्छा, एक बेसिस को भी इन्होंने डिस्कस कर लिया है कि जी आपके पास अगर मिसाल के तौर पे भी इन्होंने क्या क्या है जी, कहा है कि सिनेरियो वन, अगर कोई क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा ये हाँ एक बात और करनी थी, बस जल्दी से बस ये करके हम खत्म करते हैं। अच्छा, कभी कभार ऐसा होगा आपका स्पॉट अवेलेबल नहीं हो। ठीक है, ये बात मैं यहाँ से जो इन्होंने की है समरी में, मैं सवाल करके बताता हूँ, फिर मेरी ये फ्यूचर्स वाली हेजिंग खत्म हो जाएगी। ऑलरेडी बहुत टाइम लगा दिया यार, खैर क्या जरूरी भी था। अच्छा, ये कभी कभार ना कुछ सवालों में आपके पास वो अवेलेबल नहीं होता, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, स्पॉट रेट। तो उस केस में फिर क्या करते हैं, बस ये समझ लीजिए। ये देखें ये सवाल, अरे भाई तंग कर रहा है भाई मुझे आप, क्यों तंग कर रहे हैं? हम्म, ठीक है। अच्छा, अब यार ये देख लें जरा प्लीज। यार ये सवाल में ना, ये 2012 का सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है मगर इसमें एक पॉइंट है, बस ये था कि इसमें रिक्वायरमेंट में ना, इसमें कहीं भी पूरे सवाल में आपको स्पॉट अवेलेबल नहीं है। 4 मेथड से काम करना था। तो ये 4 मेथड आपको पता है बहुत आसान से हैं। ये फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है, ये मतलब फॉरवर्ड है, मनी मार्केट है, इंटरेस्ट रेट दिया तो मनी मार्केट होगा। सही है, फ्यूचर्स है और ऑप्शन। ये सवाल नहीं सॉल्व कराऊंगा मैं, इसमें कुछ मैंने चेंजेस भी कराई थी। मगर इसमें स्पॉट अवेलेबल नहीं था, तो जब स्पॉट अवेलेबल नहीं होता तो हम क्या करते थे, याद करें, कोई मुझे बताएगा। जब स्पॉट अवेलेबल नहीं होता था तो हमने ये पढ़ा है कि फिर हम उसी पे ट्रांजेक्शन कर लिया करते थे। हाँ जी, ये देखेंगे बात इसने क्या लिखी है, चलिए देखेंगे कि अगर आपके पास स्पॉट अवेलेबल नहीं है, स्पॉट अवेलेबल है फिर तो आप वो कर लो, बट अगर स्पॉट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इस केस में फिर आप नहीं निकाल सकते ना। अच्छा, एक केस क्या था, इसने कितना प्यारा केस बनाया, पहला केस बनाया सब कुछ अवेलेबल है, फ्यूचर प्राइस भी अवेलेबल है, हेज की ट्रांजेक्शन की, स्पॉट भी अवेलेबल है, हेज का ट्रांजेक्शन का, ये तो सवाल नॉर्मल चले जाएगा, नॉर्मल चले जाएगा। नहीं कोमल, देखें सेकंड केस देखें। सेकंड केस में क्या मसला है, स्पॉट दोनों दिन का अवेलेबल है, फ्यूच हेज डेट का भी अवेलेबल है और ट्रांजेक्शन डेट का भी अवेलेबल है स्पॉट। तो आप बेसिस के थ्रू निकाल लोगे ये वाला रेट, ये कल हमने सीख लिया था कि इसको बेसिस के थ्रू निकाल लेंगे। बेसिस के जरिए निकाल लेंगे, बेसिस के जरिए कैसे निकालने कल बात होगी। अब ये केस देख लें, केस 3 जो असल केस है। इसमें मसला ये है कि हेज डेट के तो अवेलेबल है रेट हमारे पास, हेज डेट का मसला नहीं है, हेज डेट को सब अवेलेबल है। मगर ट्रांजेक्शन डेट का मसला क्या है, ट्रांजेक्शन डेट का फ्यूचर भी अवेलेबल नहीं है और ट्रांजेक्शन डेट का स्पॉट भी अवेलेबल नहीं है। अब स्पॉट के बगैर ना बेसिस के थ्रू काम नहीं कर सकते। कोमल याद आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, रैफ हुसैन ये केस बनाया है ना, आपको अगर याद हो तो हमने ऐसा एक सवाल क्या कहते हैं कल किया था, जिसमें स्पॉट अवेलेबल था, उस स्पॉट की मदद से हमने जो है वो बेसिस वगैरह के थ्रू फ्यूचर प्राइस निकाली थी। अब प्रॉब्लम ये है कि स्पॉट भी अवेलेबल नहीं है, अब क्या करें, अब क्या करें। तो उस केस में क्या करना चाहिए, अब उस केस में क्या करेंगे ये देखें। उस केस में देखें ये लिखा हुआ है, इस केस में ट्रांजेक्शन डेट की फ्यूचर प्राइस भी नहीं निकल सकती, ये बात पहले समझें। ठीक है, कि हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन डेट की फ्यूचर प्राइस निकल ही नहीं सकती ना, क्योंकि बेसिस वगैरह तो, चलो ठीक है मैं यहाँ बेसिस यहाँ से निकाल लूंगा बेसिस, हेज डेट की फिगर, मगर मसला ये है कि वो रिमेनिंग बेसिस का मैं करूंगा क्या अगर मेरे पास स्पॉट ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ट्रांजेक्शन डेट पे स्पॉट का अवेलेबल ही नहीं है। ये नहीं हो सकता, इसलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वजह से हम एक्चुअल ट्रांजेक्शन, इस वजह से हम एक्चुअल ट्रांजेक्शन जो है वो फ्यूचर मार्केट में एग्जीक्यूट कर देंगे। क्या मतलब वो इस बात का, क्या मतलब वो इस बात का कि अब इस सवाल में अगर लेट से आपका रेलिवेंट, अच्छा इसमें रेलिवेंट मंथ कौन सा होगा, अगर आपको सितंबर में काम करना है तो ये सितंबर मैंने करा दिया दोस्तों। लेट से मान लें कि ये सितंबर मंथ रेलिवेंट है, मान लें हाँ? तो आप इस फिगर पे ट्रांजेक्शन कर लेंगे बस,
ये कहने का मतलब, यानी कि डायरेक्ट आप ये रेट यूज कर लेंगे फॉर ट्रांजेक्शन, यानी कि जो अभी आपको पेमेंट निकालनी है, जो भी पेमेंट निकालनी है, लेट से 1 लाख डॉलर, 1 लाख जेपीवाई है या 1 मिलियन जेपीवाई, ठीक है, और मल्टीप्लाई कैसे मान लें, ऐसी मुझे नहीं पता भी मल्टीप्लाई कैसे डिवाइडेड कैसे वो सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। तो आप डायरेक्ट इसको ये इससे मल्टीप्लाई कर दें, सवाल खत्म हो गया। काम बढ़ा है कम हुआ है? सवाल का जवाब दें, काम बढ़ गया कम हुआ है? हाँ, ना हैज स्ट्रेटजी लिखी गई, ना हैज सेटअप लगाया गया, ना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकाले गए, ना गेन और लॉस ऑन फ्यूचर निकाला गया, क्योंकि गेन लॉस ऑन फ्यूचर निकल ही नहीं रहा। एचएम में आसान कर देता हूँ बात को, आपके पास स्पॉट, आपके पास ट्रांजेक्शन डेट का फ्यूचर प्राइस अवेलेबल है, यहाँ तक बात समझ आती है? बहुत एक्सट्रीम केस है, पेपर में ये बहुत एक्सट्रीम केस है बस, कि ये एक आध दफा आया हुआ है, मगर पता होना चाहिए। अच्छा, आपके पास क्या, क्या ट्रांजेक्शन डेट का फ्यूचर प्राइस अवेलेबल है? ट्रांजेक्शन डेट का फ्यूचर डेट अवेलेबल है? चेक करें। हाँ जी, नहीं है। अच्छा, ये कैसे निकालते थे हम? ये हम निकालते थे बेसिस के थ्रू, ये हमने कल की क्लास में सीख लिया, बेसिस के थ्रू निकालते थे। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते थे, स्पॉट लिखते थे, बेसिस लेते थे, और फ्यूचर प्राइस लिख दिया करते थे। ठीक है, देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट केस है। एक हम हेज डेट पे ये काम करते थे, और एक हम ट्रांजेक्शन डेट पे ये काम करते थे। अब मसला समझिएगा, मसला क्या है। अब मसला ये है कि हमारे पास ये अवेलेबल था, लेट से ये अवेलेबल है कितना जी, 1.9223, ऐसे ही समझाने के लिए कह रहा हूँ। हमारे पास ये भी अवेलेबल है फ्यूचर प्राइस, लेट से 1.9421, फॉर एग्जाम्पल ये आ रहा है 1.98, ये बेसिस आ गया, ऐसे ही समझाने के लिए। अब मसला ये है कि मैं रिमेनिंग बेसिस से ये निकाल तो लूँ, मगर मेरे पास ये अवेलेबल ही नहीं है स्पॉट, तो मैं ये रेट निकाल नहीं सकता। मेरी बात समझ आ रही है अब आपको एचएम? देखें, ये चीज़ अवेलेबल नहीं है ना, मैं रिमेनिंग बेसिस से चलो ये निकाल लेता हूँ, वो मसला नहीं है, वो मैं टाइमलाइन बना के निकाल लूंगा, कल मैंने सिखा दिया था। मगर व्हाट अबाउट दिस, अब क्या करें? अब चूंकि ये अवेलेबल नहीं है स्पॉट रेट, पूरा सवाल आप पढ़ लीजिएगा, 10 दफा पढ़ लीजिएगा, तो ये रेट निकल नहीं सकता। ये बात इस बच्चे ने यहाँ लिख दी, बहुत अच्छी बात जैन ने, कि जैन ने ये कहा कि भाई हमारे पास ना ये अवेलेबल है स्पॉट, ना हमारे पास ये अवेलेबल है। अब क्या करें? इस वजह से उसने कहा अब आपकी फ्यूचर प्राइस निकल नहीं सकती, इसने कहा ना निकल नहीं सकती ये प्राइस। ये बात समझ आ रही है यहाँ तक लोगों को? क्लियर है कि स्पॉट नहीं है तो मैं कहाँ जाऊंगा, कहीं नहीं जा सकता। अब क्या करेंगे? अब उसने कहा जिंदगी आसान करें। अब आप टेंशन खत्म कर लेना यार, टेंशन खत्म करने क्या मतलब हुआ, एक्चुअल ट्रांजेक्शन आप फ्यूचर मार्केट में एग्जीक्यूट कर दें। हमने अक्सर जो बाइंग की है वो स्पॉट पे की है, एग्री करेंगे? जो हमारे स्टेप 5 होता था, स्टेप 6 होता था, नेट पेमेंट निकालते थे, याद है? गेन लॉस ऑन स्पॉट निकालते थे, एक्चुअल पेमेंट हमेशा हम स्पॉट से करते थे, याद आ रही है ये बात आपको? मैंने कल भी ये बात की और आज भी ये बात की है। मगर अब मैं मजबूर हो गया, मैं एक्चुअल ट्रांजेक्शन कैसे करूंगा? अगर मेरे पास ये रेट ही नहीं है, क्या मैं एक्चुअल ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ स्पॉट पे? चलें और आसान करते हैं बात को। अगर मेरे पास ये रेट ही नहीं है, ये वाला रेट, क्या मैं एक्चुअल ट्रांजेक्शन स्पॉट पे कर सकता हूँ? मुझे बस ये बता दें, हाँ या ना। गेन और लॉस ऑन स्पॉट की फ्यूचर की बात ही नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, क्या मैं स्पॉट पे पेमेंट कर सकता हूँ? मजबूर हूं, फंस गया, तो कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब आप कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं करोगे, सिंपल आपको जैसे मनी मार्केट के थ्रू क्या पेमेंट आनी है वो निकालनी है, फॉरवर्ड के थ्रू क्या पेमेंट आनी है वो निकालनी है, तो आप इसके थ्रू भी जब पेमेंट निकालो तो बस डायरेक्ट आप इस रेट को इस्तेमाल करके पेमेंट निकाल दो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बस। आप यानी कि सारे स्टेप्स रिडंडेंट हो गए, कोई गेन और लॉस निकालने की जरूरत नहीं है, कोई एक्चुअली बाय करने की जरूरत नहीं है स्पॉट पे, चूंकि डेट ही नहीं है, नहीं लॉस भी नहीं निकलेगा ना। नहीं, डिस्क्लेमर विस्क्लेमर नहीं देना चाहिए, एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए, एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको ये बात आनी चाहिए। एग्जामिनर ने मार्क भी कम रखे, 14 मार्क रखे हैं खाली, हालांकि फॉरेक्स सवाल 20-25 मार्क का होता है। तो आप अगर देखें, एग्जामिनर जानबूझ के आपको डेटा श्रिंक दे रहा है, लिमिटेड दे रहा है, तो वो आपसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप अपना टाइम जाया करें। फिर आप अगर उल्टी सीधी असम्पशन लेते हैं, तो दूसरी टेक्निक के रेट को यहाँ यूज कर लेते हैं, आप कहते हैं नहीं यार मैं मान लेता हूँ 3 महीने का जो फॉरवर्ड रेट है ना वही स्पॉट होगा, ये असम्पशन लेके कर लेता हूँ, तो आप अपनी जिंदगी मुश्किल कर रहे हैं। क्यों मुश्किल कर रहे हैं भाई, जब जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, बात समझ आ गई आपको? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट हैज आउटकम, डायरेक्ट हैज आउटकम भी क्या मैं कहूंगा जैब हुसैन, डायरेक्ट इस रेट पे आप काम कर लोगे। जैसे मिसाल के तौर पर आसान करते हैं, अभी आप अगर फॉरवर्ड रेट यूज करोगे तो कोई एक रेट यूज करोगे ना। हाँ, फॉरवर्ड रेट में भी क्या करोगे आप? अगर आपको 3 महीने बाद काम करना है तो इसका मतलब है ये रेट काम के नहीं है।
ठीक है। और आपको 3 महीने बाद क्या करना है, पेमेंट करनी है, मिसाल के लिए पेमेंट करनी है, तो मैं लेट से ये रेट काम का एक बात कर लेते हैं, तो आप किसी एक रेट पे काम करोगे ना। भाई अगर मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मैं इस सवाल को वैसे सॉल्व कराने का मूड नहीं था, मगर तुम लोग कह रहे हो तो मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बात कर लेता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे 2 मिनट समझिएगा प्लीज बात को, देखें जल्दी जल्दी में मैं ये भी नहीं चाहता कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना बीच में रह जाए ना। ठीक है। तो क्या कह रहा हूँ मैं आपसे कि 3 महीने बाद काम करना है। अभी मैं सिर्फ फॉरवर्ड से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर आपको ये बात फ्यूचर वाली बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। जब फॉरवर्ड एजिंग करते हैं तो हम कोई रेट यूज करते हैं, ये डिवाइड का केस है मल्टीप्लाई का केस है, मल्टीप्लाई का केस लग रहा है ये। ठीक है, मल्टीप्लाई का केस लग रहा है ये। मल्टीप्लाई करना है, पे मोर है। किस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े रेट से छोटे रेट से, जल्दी से बता दो, प्लीज जल्दी से बता दो, बहुत आसान है यार। 175 मिलियन हमें रीपे करना है, तो मल्टीप्लाई का केस है डिवाइड का केस है, ये मुझे मल्टीप्लाई का केस लग रहा है। सही है। पे मोर है तो कौन से रेट से काम करेंगे, हाई रेट से काम करेंगे। मैं अभी बारीकी में नहीं जा रहा कैसे मल्टीप्लाई यार, उसमें मैं बहुत बात कर चुका हूँ ना यार, देखो। तो मैं फिर कौन सा रेट यूज करूंगा, बड़ा रेट यूज करूंगा, 1.9493। क्या आता है आंसर, क्या आता है आंसर बताओ। 175 × 1.9493, लो जी, 341.11 मिलियन। ठीक है, मैं राउंड कर, आगे आंसर। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार फ्यूचर्स में भी अब जिंदगी आसान हो गई है भाई, फ्यूचर्स में भी जिंदगी आसान हो गई है। कि आप क्या करोगे, ये जो रेट है सितंबर का रेट था मिसाल के तौर पर, ये वाला फ्यूचर जुलाई वाला तो बेकार है क्योंकि वो एक्सपायर हो जाएगा, और ये वाला बाद वाला है। तो आप सिंपली क्या करोगे, 175 × 1.9421, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, बस ये जो फिगर आएगी समझो ये आपकी पेमेंट। हाँ, इसमें एक काम और भी करना था, मार्जिन लगाना पड़ेगा, मार्जिन पे फाइनेंस कॉस्ट लगानी पड़ेगी, मार्जिन पे फाइनेंस कॉस्ट लगानी पड़ेगी। ठीक है। वो एक 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 इसमें ऐड करना पड़ता है, मार्जिन पे फाइनेंस कॉस्ट लगानी पड़ेगी। कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 1,000 पर कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। बट पॉइंट इज, ये हवाला आप सही इतना देख लें। क्लियर है बात हमें। हाँ बिल्कुल, ये आ रहा है। अब इसमें मार्जिन, फाइनेंस कॉस्ट में मार्जिन ऐड करते हैं, तार नहीं सवाल खत्म हो जाएगा। कोई लंबी चौड़ी कहानी करने की जरूरत नहीं है, गेन लॉस निकालने की जरूरत नहीं है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अगेन यार टाइम की कमी की वजह से मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, मेरी विश थी कि पूरा हो जाए सॉल्व ये सवाल, मगर हमें ऑप्शन पे भी जाना है, इंटरेस्ट रेटिंग पे भी जाना है। ठीक है जी, बात समझ आ गई। अच्छा एक बात बस, इसमें एक्सट्रीम केस आता है, वो मैं अभी नहीं, बस सवाल नोट कर लो। ये वैशी को, एक सवाल है वैशी को, ये सवाल आप नोट कर लो, इसमें भी फ्यूचर्स का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। वैशी को, जिनका स्कॉलरशिप का एक्सेस है वो भी देख लें, वैशी को के नाम से कॉलेज, WASHI को, इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। चले मेरे ख्याल से हम फ्यूचर्स पे, ऑप्शंस पे आते हैं हम जरा जल्दी जल्दी से। ठीक है, ऑप्शंस पे आ जाएंगे। आर्बिट्राज गेन को भी डिस्कस कर लेंगे, मगर पहले ऑप्शन डिस्कस करते हैं। आर्बिट्राज गेन मुझे याद दिला देना, पहले ऑप्शन देख लेते हैं यार, इतना रह ना जाए ऑप्शन, मुझे डर लग रहा है। जरूरी है क्योंकि इंटरेस्ट रेट से भी रिलेटेड में बात करनी है ना। सॉरी जल्दी से, अच्छा 1 मिनट रुकेंगे यार।